नमस्कार। एमएसएमई की शक्ति से हरित क्रांति हम लाएंगे, सस्टेनेबिलिटी का बीज बोकर भविष्य को सजाएंगे। प्रकृति को नमन करते हुए सिडबी एमएसएमई संवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज श्रृंखला का 7वां एपिसोड है। थीम है ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल एमएसएमई ग्रोथ, जहां पर हम जानेंगे कि ग्रीन फाइनेंस क्या है, सतत विकास की दिशा में एमएसएमईज कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और साथ ही ईएसजी और बीआरएसआर जैसे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझेंगे। मैं हूं अमित अरोरा और चर्चा के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में मेरे साथ हैं डॉक्टर अशोक कुमार। नमस्कार। नमस्कार। फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। डॉक्टर अशोक, जब हम सस्टेनेबल एमएसएमईज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से पहलू शामिल हैं, कौन कौन से ग्रीन इनिशिएटिव्स एक बिजनेस उठा सकता है? सबसे पहले तो हम एनर्जी एफिशिएंसी को देखते हैं, फिर जो भी इको फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स रहते हैं जिससे इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट कम पड़े उस तरह के हैं, और फिर उसके बाद जो एक्टिविटीज़ जैसे रिसाइकलिंग हुआ, रीयूज़ हुआ, ये सारे एक ग्रीन इनिशिएटिव के अंतर्गत आती है। ओके, तो यानी पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी भी इसी का हिस्सा है? इसी का हिस्सा हो सकता है। बहुत से शब्द हैं जो सामने आते हैं, नेट जीरो, कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन वॉशिंग। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक, कार्बन फुटप्रिंट जिसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कहते हैं, इसे कैसे समझें? ग्रीन हाउस गैस कुछ ऐसे गैस होते हैं जिसके चलते हमारे धरती की एक तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन में काफ़ी कुछ असर डाल देती है। तो ये जो गैसेस का फुटप्रिंट मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है अपने कार्य जो भी उत्पादन करती है उससे कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। तो फुटप्रिंट बोलेंगे, यदि कोई कार्बन उत्सर्जन कोई यूनिट ज़्यादा कर रहा है तो उसका फुटप्रिंट ज़्यादा है, यदि उत्सर्जन उनका कम है तो उनका फुटप्रिंट कम है। डॉक्टर अशोक, कई बार हम एमिशंस में सुनते हैं कि स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3, इनमें क्या अंतर है? कार्बन के इमिशंस जो किसी उद्योग के प्रेमाइस में होता है और उसी उद्यमी के कंट्रोल में होता है, तो ये स्कोप 1 हो गया, वो का हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इमिशन, जिसमें डायरेक्ट कंट्रोल है। और दूसरा है इनडायरेक्ट इमिशन है, जैसे आपने बिजली यूज़ करना है तो उसमें आपका जो उद्यमी जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको उतना कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसको स्कोप 2 इमिशन बोलते हैं। और स्कोप 3 हो गया कुछ और भी इमिशन जो आपके किसी सामान को लाने के लिए, कुछ लॉजिस्टिक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन सब में भी तो जो उद्यमी अपने काम के लिए यूज़ करता है तो उनसे जो इमिशन निकलता है उन सारे कैटेगरीज को हम स्कोप 3 में रखते हैं। यानी हम ये कहें कि स्कोप 1 जो है वो डायरेक्ट एमिशंस हैं, स्कोप 2 परचेज्ड एनर्जी एमिशंस और स्कोप 3 जो वैल्यू एडिशन हुई। बिल्कुल। लेकिन बिजनेसेस के जहन में सवाल आ रहा होगा कि जो आपने ग्रीन इनिशिएटिव्स बताए या कार्बन फुटप्रिंट कम करने की बात कही, ये तो पर्यावरण से जुड़े मामले हैं, तो बिजनेस को क्या फायदा? ये बिजनेस और पर्यावरण दोनों अलग नहीं है। अच्छा। इनका बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जितना आप बिजनेस को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाओगे या ग्रीनिंग करोगे उतना ही बिजनेस में कॉम्पिटिटिव रहोगे। जी बिल्कुल, और इसलिए इस दिशा में सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। एक और शब्द जो सस्टेनेबिलिटी के ग्लॉसरी में आता है, ग्रीन वॉशिंग, इसका क्या अर्थ है? असल में ना करके कुछ हम उसको क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने ग्रीन इनिशिएटिव किया है, उसके चलते तो उस जो वास्तविकता में जो ग्रीनिंग जो एक्टिविटी की नहीं पर उस पर क्लेम कर रहे हैं ग्रीनिंग, उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। एक और वर्ड आता है नेट ज़ीरो, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत ने वैश्विक मंच पर वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो होने का संकल्प भी किया है। तो नेट ज़ीरो का क्या मायने हैं? पूरी दुनिया एक वातावरण के जो क्लाइमेट के चेंज के दौर से गुजर रहा है और उसके कई सारे बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं, और उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कार्बन के उत्सर्जन जो है उसको कम से कम किया जाए। तो ये सब देशों का एक प्रण है कि हम अपने देश के टोटल नेट जो कार्बन का उत्सर्जन जो है ज़ीरो करेंगे। एक यूनिट एमएसएमई का यूनिट जो है कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि जिससे सबसे पहले तो वो अपना उत्सर्जन कम करें, एफिशिएंसी के एक्टिविटीज़ करें, कुछ मटेरियल सब्स्टिट्यूट करें जिससे उत्सर्जन कम हो। पर फिर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल उत्सर्जन को ज़ीरो करना मुश्किल होता है। तो जो लास्ट माइल का जो इमिशन जो उत्सर्जन होगा उसको ऑफसेट करने, उसको आप कहेंगे कि बराबरी करने के लिए आप दूसरी जगह से ऑफसेट कर देते हो। तो देश जो है 2070 में नेट ज़ीरो होने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में इमिशन नहीं होगी। हमारे देश में इमिशन होगी,
पर जितने इमिशन हम सब कुछ करने के बाद भी बचेगा, उसके लिए हम कई तरह के करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी लगाएंगे, सोलर लगाएंगे, फॉरेस्ट्री लगाएंगे, उसके हम बचा देंगे। तो वो बचाने और जो हमारा उत्सर्जन दोनों का बराबर हो जाना चाहिए और नेट जो है अल्टीमेट जो है ज़ीरो हो जाना चाहिए। जी, तो अगर कोई बिजनेस नेट ज़ीरो की अपनी यात्रा शुरू करना चाहता है, डॉक्टर अशोक, क्या कदम रहेंगे? सबसे पहले तो यूनिट को अपने आप को एग्जामिन करना होगा। अपने खासकर अब कार्बन उत्सर्जन में देखें तो सबसे पहला आता है जो एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनका किस तरह के सोर्स यूज़ कर रहे हैं, जिनमें उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है उनको देखना चाहिए। वो अपना एसेस करे, कुछ बेसलाइन सेट करे और कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए कोई मशीनें लगा सकते हैं तो उस मशीन से कितना बेनिफिट मिल सकता है और उस बेनिफिट भी कितने टाइम पे मिल सकता है। वो सब भी उद्यमी को ये भी जानना ज़रूरी होता है कि मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न कब आएगा। उद्यमी अपने कैपेसिटी के हिसाब से कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उस हिसाब से वो टेक्नोलॉजी लगा सकता है और उसके चलते उसका बेनिफिट हो सकता है जो उत्सर्जन हो रहा है। जी, आइए आपके लिए रिकैप करते हैं कि यदि आप भी अपने बिजनेस में ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। एमएसएमईज के लिए ग्रीन बनने की यात्रा के चरण: बेसलाइन बनाएं, एक सिंपल एनर्जी और एमिशन जांच करवाएं और जानें कि एमिशन कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, स्कोप 1, 2 या 3। एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी का चयन करें और कम बिजली और ईंधन इस्तेमाल करने वाली टेक्नोलॉजी और मशीनें लगाएं। रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट और वाटर सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें। ऑफसेटिंग, बैलेंस कार्बन क्रेडिट्स या ऑफसेट प्रोजेक्ट्स के जरिए कुल कार्बन इम्पैक्ट को न्यूट्रल करें। तो अगर कोई एमएसएमई इन ग्रीन इनिशिएटिव्स को अपनाना चाहता है तो डॉक्टर अशोक, क्या इसके लिए फाइनेंसिंग भी उपलब्ध होती है? अक्सर एक शब्द सुनते हैं, ग्रीन फाइनेंस। फाइनेंस जो ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए बनाए हुए हैं और हैं, उपलब्ध हैं। कई संस्थाएं दे रही हैं, कई मिनिस्ट्रीज दे रही हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उन एमएसएमईज के लिए जो उनका उपयोग कर सकते हैं। जी, हम सभी का एक ही एड्रेस है, प्लैनेट अर्थ, और जैसा डॉक्टर अशोक ने कहा कि सतत विकास से जुड़े जो बात है उसमें हम सभी का योगदान ज़रूरी है, क्योंकि ये बात हमारे अस्तित्व और विरासत से जुड़ी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसका लाभ आपका बिजनेस उठा सकता है सतत विकास की दिशा में। एक ब्रेक के बाद। सिडबी की 4E योजना, जो एमएसएमई के आधुनिकीकरण और ऊर्जा बचत का है सशक्त माध्यम। इसके तहत नई मशीनरी और उपकरणों के लिए 100% फाइनेंसिंग का विकल्प या 75% तक ऋण सहायता उपलब्ध है। अब सालाना 15 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग भी शामिल है। 3 वर्षों से मुनाफे में कार्यरत इकाइयों के लिए 7 साल की आसान पुनर्भुगतान अवधि, 12 महीने के मोरेटोरियम के साथ सिडबी 4E, बचत भी प्रगति भी। अगर आप हॉस्पिटैलिटी या सर्विस बेस्ड एमएसएमईज चलाते हैं और अपनी जगह को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ग्रोथ का रास्ता है सिडबी का मोर। ये स्कीम खास तौर पर हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जैसे सेक्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब चाहे इंटीरियर अपग्रेड करना हो या इक्विपमेंट और फर्नीचर, सिविल वर्क हो या फिर लाइट एसेट्स, इन सब के लिए पाए सही फाइनेंस। 5 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन, CGTMSE गारंटी कवरेज, बेहतर इंटरेस्ट रेट्स और 8 साल तक का फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। सिडबी एमएसएमईज को समझता है, इसलिए मोर सिर्फ लोन नहीं, ग्रोथ का रास्ता है। आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद। सतत विकास के सफर में बिजनेसेस को बहुत सी योजनाएं मदद कर सकती हैं। इस क्रम में सबसे पहले एमएसई गिफ्ट की बात करते हैं। गिफ्ट यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। डॉक्टर अशोक कुमार, क्या है ये योजना? माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो भी इस तरह के जो ग्रीन इनिशिएटिव्स लेते हैं उसमें एक इंटरेस्ट सबवेंशन का प्रावधान है, जिसमें उनके टर्म लोन 2 करोड़ तक के टर्म लोन के लिए 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है और उसी लोन पे 75% के रिस्क जो शेयरिंग की प्रावधान रखा हुआ है। तो ये और इसका जो ड्यूरेशन है करीब 5 साल तक का हो सकता है, ये जो टर्म लोन है। एमएसई गिफ्ट के साथ साथ एक और योजना आपको बताना चाहेंगे, एमएसई स्पाइस यानी स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। स्पाइस के अंतर्गत क्या खास है?
इसी का बाय प्रोडक्ट जो है, जो वेस्ट हो जाता, Okay. अदरवाइज उसको फिर रीयूज़ करके एक उसका प्रोडक्टिव यूज़ निकाल देते हैं। Okay. और उसको हम एक सर्कुलर लूप में डाल देते हैं, जिससे हम लोग जनरली हम ये कहते हैं कि एक सर्कुलर इकोनॉमी का बढ़ावा देने का, जो जैसे हम कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन। एग्जैक्टली वो जो इनपुट बना तो वो वेल्थ ही बना है। तो वेस्ट टू वेल्थ का हो गया, नॉट ओनली वेस्ट टू वेल्थ, ये कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में सहायता करती है। जी, और गिफ्ट की तरह स्पाइस योजना भी माइक्रो और स्मॉल Micro और एंटरप्राइज के small लिए। enterprise के तो जैसे आपने गिफ्ट में बताया था इंटरेस्ट सबवेंशन और रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी, यहाँ पर क्या लाभ है? इसमें उद्यमी को एक जैसे कैपिटल सब्सिडी दिया जाता है, और कैपिटल सब्सिडी टू द एक्सटेंट ऑफ आइदर 25% ऑफ द प्रोजेक्ट ओके। और लिमिटिंग टू द 12.5 लाख, तो विच एवर इज लेस। और इसके साथ साथ ही जो उसको सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज़ हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंस देंगे और थोड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको नॉलेज ट्रेनिंग, इस तरह की फैसिलिटी भी इस स्कीम के अंतर्गत है। तो एक जिज्ञासा एमएसएमईज के मन में आ रही होगी कि क्या मैं एमएसई गिफ्ट और एमएसई स्पाइस दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकता हूँ? नहीं, अभी प्रावधान यही है कि आप उनमें से एक में से ही लेना होगा। अच्छा, तो वो चयन उद्यमी कैसे करे? वो अगेन उद्यमी को फिर से अपने आप को एक एसेस करना पड़ेगा कि आपको अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट की ज़रूरत है या लॉन्ग टर्म आपको लोन में वो बेनिफिट की ज़रूरत है। वो अपना बिजनेस डिसीजन है कि वो किस उसमें जाएं। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डॉक्टर अशोक ने बताई है कि बहुत ज़रूरी है कि उद्यमी सबसे पहले अपने बिजनेस नीड का आकलन करे और फिर योजनाओं का चयन। इसी क्रम में एक और योजना है जेड, ज़ीरो डिफेक्ट और ज़ीरो इफेक्ट, इसे समझाइए। ये जैसे शब्द ही बोल रहे हैं कि ज़ीरो इफेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट, तो किसी भी उद्यमी को अपना प्रोडक्ट को बेस्ट निकालते हुए, बिना डिफेक्ट के निकालते हुए, उसका इफेक्ट भी इन्वायरमेंट पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर अशोक, जेड के लिए सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है बिजनेसेस को? हाँ बिल्कुल, उसका सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, उसके सर्टिफिकेशन के प्रोसेस हैं, और उस सर्टिफिकेशन को इनकरेज करने के लिए ये एक 50 से 80% तक का जो सर्टिफिकेशन कॉस्ट है उसको लेने की एक स्कीम है जो, और उसके ऊपर एक खास विशेष वर्ग के लोगों के लिए, खासकर SC ST और वीमेन एंटरप्राइज जो चलाने वाले हैं उनके लिए और एडिशनल करीब 10% का और एडिशनल वो कॉस्ट को सपोर्ट देने का है। जी, और डॉक्टर अशोक, आपका तो दशक अनुभव रहा है ऊर्जा क्षेत्र में, तो एक बहुत ही लोकप्रिय योजना है अदिति, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, अदिति एक बहुत बड़ी योजना खासकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी चलाती है। तो ये करीब 1000 करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन देने का स्कीम है। अब इसमें तीनों हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तीनों के लिए हैं। और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का भी स्कीम है और साथ ही साथ में जो उनको इनेबलिंग इकोसिस्टम देने का, DPR बनाने का, ऑडिट कराने का, उसके बाद मॉनिटरिंग कराने का, वो सब प्रावधान है। और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन के अमाउंट का बताएं तो जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए 5% का है, जो लोन लेंगे उस पर 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, और बाकी जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए 3% का है। तो ये स्कीम बहुत, अभी तो हम लोगों ने करीब 14 सेक्टर्स में आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें करीब 60 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। MSMEs ग्रीन फाइनेंस की प्रमुख योजनाएं: MSE गिफ्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने पर 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन और 75% जोखिम कवरेज। MSE स्पाइस, सर्कुलर इकोनॉमी यानी वेस्ट से वेल्थ बनाने वाली मशीनों पर 25% तक कैपिटल सब्सिडी। जेड सर्टिफिकेशन, गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरणीय अनुपालन के लिए समर्थन। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन कॉस्ट पर 50 से 80% तक की छूट। अदिति, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज के लिए लोन्स पर 3 से 5% तक इंटरेस्ट सबवेंशन और तकनीकी मार्गदर्शन मिलता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज जो सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड की। आइए जानते हैं कैसे संस्था ने ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए और सतत विकास की ओर बढ़ाए अपने कदम। भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर
सिर्फ मोबिलिटी का साधन नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और इंजीनियरिंग प्रिसीशन का प्रतीक है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2023 में पंजाब के नाभा पटियाला में स्थापित हुई JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया इस कंपनी के प्रमोटर्स ने, जिन्होंने अपने एसोसिएट कंसर्न JDS इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के माध्यम से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में दशकों का अनुभव हासिल किया। हम पिछले 25 सालों से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं। एक नई सोच और एक नए विजन के साथ हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश की है। JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव आज कार हेडरेस्ट्स, रिक्लाइनर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स का निर्माण करती है, जो लीडिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के व्हीकल्स का अभिन्न हिस्सा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंपटीशन भी बहुत है और एक्सपेक्टेशन भी। हर कंपनी को ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना ही पड़ता है। एक नई यूनिट स्थापित करना आसान नहीं था। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एडवांस्ड मशीनरी और सस्टेनेबल ऑपरेशंस की चुनौतियां सामने थी। साथ ही कंप्लायंस, एनवायरनमेंट और OEM एक्सपेक्टेशन को पूरा करना भी उतना ही जरूरी था। एक मजबूत फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने के लिए कंपनी को फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की आवश्यकता थी। यहीं JDS ग्रुप को बैंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय सहायता ने ग्रोथ की एक नई दिशा दी। बैंक की फंडिंग ने हमें सिर्फ मशीनरी लगाने में मदद नहीं करी, बल्कि हमें फ्यूचर रेडी बनाने का कॉन्फिडेंस दिया। बैंक की फंडिंग से स्थापित फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लांट ने प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी दोनों को नए स्तर पर पहुंचने में मदद प्रदान की। 4E फाइनेंसिंग स्कीम के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन ने कंपनी को एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल ऑन ऑपरेशंस की दिशा में सशक्त किया। आज मैन्युफैक्चरिंग मात्र प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये कदम एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में MSME की जागरूकता को भी दर्शाता है। हमने सोलर इंस्टॉलेशन से एनर्जी कॉस्ट को कम किया और एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को अडॉप्ट किया। एडवांस्ड एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स की स्थापना ने कंपनी की प्रोडक्टिविटी, स्केलेबिलिटी और कंपेटिटिवनेस को कई गुना बढ़ा दिया। इन सभी इनिशिएटिव्स ने मिलकर JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव को एक मॉडर्न, एफिशिएंट और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में परिवर्तित किया। इनको अपनाने से न सिर्फ एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ, बल्कि कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट्स में भी कमी आई। मजबूत मार्केट लिंकेजेस और निरंतर उच्च गुणवत्ता प्रदान करने से कंपनी को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक मजबूत पहचान मिली। आज JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, बल्कि ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम का एक विश्वस्त पार्टनर बन चुकी है। मैं सभी MSME से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल एड्स की स्कीम्स को समझिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रीन फाइनेंस जैसे ऑप्शंस को अडॉप्ट कीजिए, जो सिर्फ फंडिंग ही नहीं देते, बल्कि आपके बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। JDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव की सफलता इस बात का संदेश देती है कि जब अनुभव को सही दिशा, इनोवेशन को सही संसाधन और सही पॉलिसी सपोर्ट का साथ मिलता है, तो एक MSME सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो वैल्यू भी क्रिएट करता है, रोजगार बढ़ता है और देश की उन्नति में अहम भागीदार बनता है। ये कहानी दर्शाती है कि ग्रीन फाइनेंस मात्र एक विकल्प नहीं, बल्कि MSMEs के लिए एक ग्रोथ इनेबलर बन चुका है। करना हो पूरा सपना तो कर कुछ अपना। अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देयर अशोक जी। बिल्कुल अमित जी, आपने देखा कितने सारे इन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं और उसके चलते कितने उनको फ़ायदे हुए हैं प्रोडक्टिविटी में और इमिशन रिडक्शन में। तो आई थिंक जो इन्होंने काम किए हैं वो बाकी उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी, एक एग्जाम्पल बनेगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप है जो उनको इनको देख के वो अपने अपने यूनिट्स में लगा सकते हैं और जिससे उनको भी इसी तरह का फ़ायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल सही। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपके साथ शेयर करेंगे कि ESG और BRSR कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और साथ ही ऑडियंस के सवालों को भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। जीतने की चाह खोले सफलता की राह, आना जाना ऑन टाइम, भुगतान चुकाना ऑन टाइम, खुश रहना ऑल द टाइम। क्या हाल है रमेश जी?
अशोक जी, ये पहले ज्ञान की बात तो समझ में आई, पर ये भुगतान चुकाने वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। वो ज्ञान नहीं, सच्चाई है। मतलब? कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जो आपका बैंक समय समय पर लोन देकर कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बैंक लोन का भुगतान भी नियमित तौर पे करना होगा। ओह अच्छा, और क्या करना होगा? सबसे जरूरी बात, जिस उद्देश्य से लोन लिया है उसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। और लोन हमेशा समय पर चुकाना चाहिए। अब समझे? तो भुगतान करो ऑन टाइम और खुश रहो ऑल द टाइम। आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज हम बातचीत कर रहे हैं ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल एमएसएमई ग्रोथ पर। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार हैं, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। वैश्विक स्तर पर व्यवसायों के लिए मानक बन गया है ESG, तो एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस को एमएसएमईज कैसे समझें? अब उद्यमी को न केवल कार्बन उत्सर्जन पे ध्यान देना है, उसको रोकने का या उसको अच्छे करने का, पर आप किस तरह से आपके कार्य जो उद्यम जो काम कर रही है, आपके प्रोडक्ट सोसाइटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कम्युनिटी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, और आप जो उद्यम चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं, आप अच्छे से चला रहे हैं, लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये जेंडर का बैलेंस हो रहा है, ये सब को देखने के लिए ये जो मानक जो है उन सब मापदंडों को एक संगठित, एक अच्छे, एक कंसोलिडेटेड रूप में देखा जाता है। ये आपके बिजनेस को इवन ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव बनाएगा, आपको ज़्यादा विजिबिलिटी देगी, आपके मार्केट्स और बढ़ेंगे, उसको कॉस्ट जो आपके प्रोडक्ट का जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा आएगा। ये ESG के होते, ना कि आप यदि नहीं करते तो अदर वे राउंड। जी, और अब फोकस करते हैं भारत के पहले सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क BRSR पर। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये हमारा जो सेबी ने एक खासकर जो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ये एक अनिवार्य रिपोर्टिंग की एक सिस्टम बनाया है। और एक बहुत बड़ी पहल है कि एक आप डिस्क्लोज कर रहे हो कि आपकी सप्लाई चेन में कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और उसके चलते सोसाइटी में कितना फ़र्क पड़ रहा है, या आप कुछ रॉ मटेरियल ला रहे हो, वो रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हो, उस रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन में सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उन सबको देखना है। जी, और इंटरनेशनली एप्लीकेबल लॉ की बात करें तो वर्ष 2026 में एक कानून आया है यूरोपीय संघ का, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या है ये कानून? यूरोप में जो भी प्रोडक्ट एंटर हो रहा है उनके उत्सर्जन की जो मानक है वो उनके समकक्ष हो, जो यूरोप के हिसाब से। तो यदि कोई बाहर से वो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, यदि उनका उत्सर्जन का मापदंड जो है उनके मापदंड से ज़्यादा है, तो वो जितना ज़्यादा है उतने का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, कॉम्पनसेट करने के लिए। एक तरह से कार्बन टैक्स हो गया। कार्बन टैक्स है, कार्बन टैक्स कह सकते हैं। डॉक्टर अशोक, हमारा अगला सेगमेंट मिथ और रियलिटी है। मैं आपके साथ कुछ सोच शेयर करूंगा और आप बताना कि ये भ्रांति है कि सच्चाई। इस क्रम में सबसे पहली सोच, ग्रीन टेक्नोलॉजीज मतलब बहुत महंगी टेक्नोलॉजीज। मिथ और रियलिटी? ये तो मिथ है क्योंकि हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को एक अलग मापदंड से देखना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ को एक हम लोग कहते हैं एक लाइफ साइकिल कॉस्ट, जैसे उसके पूरे लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग देखनी होती है, ना कि आप एक ओनली अपफ्रंट कॉस्ट देखते हो। अपफ्रंट कॉस्ट हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अगली सोच, ग्रीन बनना सिर्फ बड़े उद्योगों की बात है। मिथ और रियलिटी? बिल्कुल नहीं, छोटे उद्यमी भी किसी सप्लाई चेन में बड़े उद्यमियों के साथ में हैं, तो बड़े उद्यमियों का सप्लाई जो है वही दे रहे हैं, और उनको भी जब बड़े उद्यमियों को ग्रीन बनना है, उनको अपने उत्सर्जन लेवल को कम करना है, तो डाउनस्ट्रीम में जो अपस्ट्रीम में जो सप्लाई आ रही है उसकी भी ज़रूरत है कि वो भी उस तरह के ग्रीन इनिशिएटिव्स को लेके चलें। जी, सतत विकास के लिए हम सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आपके लिए एक बार रिकैप करते हैं कि आज की थीम की मुख्य सीख क्या रही। एमएसएमईज के लिए की टेकअवेज। ग्रीन इनिशिएटिव से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बचता, बल्कि कारोबार की लागत भी घटती है और मुनाफा बढ़ता है। ग्लोबल मार्केट और बड़े बायर्स तक पहुंचने के लिए ESG और Z काम आते हैं। छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं।
और भविष्य के लिए तैयार रहें। जो बिजनेस आज ग्रीन होगा वही आने वाले कल में मार्केट में टिकेगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है आपके सवालों को शामिल करने का, ऑडियंस Q&A। आपको याद होगा कि सिडबी MSME संवाद का 6ठा एपिसोड वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस थीम पर था। आपकी प्रतिक्रिया और बहुत से सवाल हम तक पहुंचे हैं, थैंक यू वेरी मच। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुभाष मुंद्रा, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर RBI। नमस्कार डॉक्टर मुंद्रा। नमस्कार अमित जी। सबसे पहला सवाल जयपुर से राहुल चौधरी जी का है। मैं जयपुर में एक रबर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूं। हमारे यहां रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसे में क्या मुझे थोक के भाव खरीदना चाहिए या स्मॉल लॉट्स में खरीदूं ताकि वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो? राहुल जी, इस सवाल का जवाब 2-3 बातों पर निर्भर होगा। पहला तो ये कि आपके पास फर्म ऑर्डर है लंबे समय के लिए कि आप अगर बल्क में परचेसिंग करें तो आपकी सप्लाई लगातार बनी रहेगी। अगर प्राइसेस बढ़ती नज़र आ रही हैं और आपके पास स्थायी ऑर्डर हैं तो आपके लिए शायद ये फ़ायदेमंद होगा कि आप बल्क में परचेसिंग करें। लेकिन अगर प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं और आपके पास ऑर्डर्स की भी श्योरिटी नहीं है, तब ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटे छोटे बैच में करें ताकि उस हिसाब से आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो। अगला सवाल आदित्य रेड्डी का है, सिटी ऑफ पर्ल हैदराबाद से। वो और उनकी सिस्टर एक छोटी IT कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म चलाते हैं। इनका कहना है कि जब प्रोजेक्ट डिले होता है बिलिंग रुक जाती है, लेकिन सैलरीज, रेंट और सॉफ्टवेयर टूल्स का खर्चा चलता रहता है और वर्किंग कैपिटल सिचुएशन टाइट हो जाती है। ऐसे समय पर फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करने का सही तरीका क्या है? आपकी अदिति जी बहुत यूनिक स्थिति है, क्योंकि IT इंडस्ट्री में बिलिंग माइलस्टोन पर निर्भर करती है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि आपके छोटे छोटे माइलस्टोन हो। दूसरा, कभी माइलस्टोन में डिले हो रहा है और कई कारण हैं तो आप एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो सर्विस अवेल कर रहे हैं वो क्या पार्शियल इनवाइसिंग के लिए तैयार होंगे। और आपके पास हमेशा एक कैश बफर होना चाहिए। आप साथ में जो फाइनेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो कैश क्रेडिट हो या ओवरड्राफ्ट तरह की हो, इस तरह की भी आपको बैंकिंग से व्यवस्था रखना चाहिए। कार्यक्रम में ऑडियंस के सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर मुंद्रा, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन। धन्यवाद। और यदि आप भी सिडबी MSME संवाद कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। आपको बताना चाहेंगे कि MSME से जुड़े विभिन्न पहलुओं को आप तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं। हर दूसरे और चौथे सैटरडे को आप दूरदर्शन पर यह कार्यक्रम देख सकते हैं। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि श्रृंखला का जो 8वां एपिसोड होगा उसकी थीम होगी पॉलिसी अवेयरनेस फॉर MSMEs, जहां पर हम जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स और योजनाओं के प्रति सजग हों। आज कार्यक्रम में आके जानकारी देने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।